सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने सुबह की 8 बड़ी खबरों को लेकर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात सबसे पहली खबर की करेंगे। पहली खबर, जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दूसरी खबर, मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। तीसरी खबर है, कांग्रेस के ब्लैक प्रोटेस्ट पर सियासी जंग की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के 5 अगस्त को किए विरोध प्रदर्शन पर चुटकी ली है। चौथी खबर है, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने गुजरात में 5वीं गारंटी दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने जेट प्लस सुरक्षा देने का ऐलान किया है। छठी खबर, कानपुर के मॉल पर शिकंजा, नगर निगम का करीब 53 लाख बकाया का मामला है। और अगली बड़ी खबर, तिरंगा यात्रा का देश भर में जोर शोर से देखा जाए तो हर तरफ इसी को लेकर चर्चा है। आखिरी खबर, देश भर में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। इन सारी खबरों पर इस बुलेटिन में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जगदीप धनखड़, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शपथ लेंगे। 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इस समारोह के आधिकारिक आयोजन के लिए राष्ट्रपति भवन के मानदंडों के अनुसार कोविड के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जगदीप धनखड़ ने रविवार को निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात भी की थी और उनसे बातचीत भी की थी और आज वो शपथ लेंगे। तो आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी जगदीप धनखड़ को। तो जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 12:30 बजे देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और आज दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ जो है 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लेंगे और उसके बाद जो है देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। देखा जाए तो जगदीप धनखड़ जो है ये राजस्थान से आते हैं और एनडीए के उम्मीदवार थे और बहुत ही शानदार जीत हासिल किया उन्होंने चुनाव में। तो अब जो है उनकी जीत को लेकर के पहले से ही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, चूंकि संख्या बल इनके पास अधिक था तो निश्चिंत थे और जीत भी मिली शानदार। और आज जो है शपथ ग्रहण लेंगे और इसमें भी वीआईपी सभी लोग मौजूद रहेंगे। सभी सांसदों को और विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है कि सभी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहें। तो 12:30 बजे दोपहर में जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी, और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शपथ दिलाएंगे जगदीप धनखड़ को। लेकिन एक अहम सवाल ये कि मेहमान कौन कौन रहेंगे? खास मेहमानों को भी निमंत्रित किया गया होगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो खास मेहमानों में जो है राजस्थान से चूंकि जाट समाज से आते हैं, किसान नेता के रूप में इनकी पहचान थी भारतीय जनता पार्टी के, तो जो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री की बात कीजिए, तमाम सभी वीआईपी मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान से इनके गाँव से जो है झुंझुनू के रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। तो वीआईपी गेस्ट के रूप में उनको देखा जा रहा है। हालांकि अगर जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो उनके जीवन हमेशा शादी भरा रहा है, तो ऐसे में कुछ बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जो राजस्थान के लोग हैं उनको लेकर थोड़ा सा इनका एक भावनात्मक लगाव भी है और ऐसे में राजस्थान के भी लोग पहुंचे हुए हैं आज दिल्ली। जी, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात अगली खबर की होगी। मनीष सिसोदिया ने एमसीडी में घोटाला का आरोप लगाया है। दिल्ली एमसीडी पर 6000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाने के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। तो देखिए, ऐसे में इससे पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं घोटाले के एमसीडी पर, लेकिन उसको लेकर इधर एमसीडी का रुख क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली। और पत्र भी एलजी को मनीष सिसोदिया ने लिखा है। इस घोटाले की खबर एलजी को उन्होंने दी है। एलजी को पत्र लिखकर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। तो सिसोदिया ने एमसीडी पे घोटाले का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने
पत्र लिखा है एलजी को। एमसीडी पर 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमित, क्या जानकारी मिल रही है? मनीष सिसोदिया ने जो घोटाले का आरोप लगाया है, क्या इसको लेकर अभी एमसीडी की तरफ से कुछ कहना सामने आया है? देखिए, फिलहाल दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव को लेकर पहले ही तकरार थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जल्दी चुनाव कराए जाएं, लेकिन अभी तक चुनाव कराने के कोई आसार नहीं है। इसी बीच में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि 6000 करोड़ का घोटाला एमसीडी ने किया है, जिसमें दिल्ली के अंदर तकरीबन 10 लाख कमर्शियल वाहन है, उनसे रोजाना टैक्स वसूला जाता था, लेकिन नेताओं की मिलीभगत होने के कारण वो जो टैक्स था वो एमसीडी तक नहीं पहुंच पाया। तो यही एक बड़ा आरोप जो है मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर लगाया। हालांकि इसको लेकर दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उनको एक लेटर भी लिखा है मनीष सिसोदिया ने और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि एमसीडी की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया, क्योंकि एमसीडी के अंदर अब तीनों मेयरों को स्थगित कर दिया गया और दिल्ली के अंदर केवल एक ही जो कमिश्नर है वो अभी एमसीडी को देख रहा है। इस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हालांकि विनय कुमार सक्सेना की बात करें तो उनको आज देखना होगा कि क्या वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनको लेटर भेज दिया गया है और उसमें सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि लगातार एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी निशाना साध रही थी कि दिल्ली के अंदर काफी घोटाले हुए हैं। परसों हमने देखा था कि दुर्गेश पाठक ने भी दिल्ली के अंदर एमसीडी में घोटाले का आरोप लगाया था। तो पिछले 2 दिनों में एमसीडी पर आम आदमी पार्टी ने जो टारगेट किया है उस पर अब जवाबदेही एमसीडी की बनती है। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो एलजी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद भी हुए हैं। आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे इस इलाके में, लेकिन मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो राजौरी में सेना और आतंकी के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, क्या जानकारी मिल रही इस मुठभेड़ को लेकर? कुछ आतंकवादियों ने राजौरी के दरहाल स्थित परगाल क्षेत्र में आर्मी के कैंप में 11 आरआर में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें वहां पर तैनात अलर्ट संतरियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये फिदायनी हमला रात के अंधेरे में ही किया गया था, लेकिन अलर्ट आर्मी के जो संतरी थे जो गेट पर पोस्टेड थे, उन्होंने जब मूवमेंट देखी तो उन्हें चैलेंज किया और इस फायरिंग में उन्होंने तुरंत जो 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन 3 जो सेना के जवानों के शहीद होने की खबर है उसकी सेना ने अभी पुष्टि नहीं की है। अलबत्ता 5 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। इस हमले में 5 जवान घायल हैं, जिनको वहां उपचार के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजकर कॉर्डन कर दिया गया है और आतंकवादियों की और मौजूदगी के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि इस मुठभेड़ में 3 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जवानों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आतंकी जो घुसने की कोशिश कर रहे थे इलाके में, उनको ढेर कर दिया गया है। आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, इनकी जो भी साजिश थी उसको नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। तो इस बीच सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, जो कि दुख की बात है। हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन भी इलाके में जारी है। तो मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं और इसके साथ ही आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इनकी कोशिश को नाकाम करते हुए इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस के ब्लैक प्रोटेस्ट पर सियासी जंग। जी हां, सही सुना आपने। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के 5 अगस्त को किए विरोध प्रदर्शन पर चुटकी ली, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। कांग्रेस के ब्लैक प्रोटेस्ट पर पीएम का अटैक।
पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। काला धन लाने पर कुछ किया नहीं, काले कपड़े को बना रहे मुद्दा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन पर कई तरह के तंज किए। इसके बाद ब्लैक प्रोटेस्ट पर सियासी जंग होना शुरू हो गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी के तंज का तुरंत जवाब दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के ट्वीट के बाद अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी पर पलटवार किए। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की एक काले कपड़े पहनी तस्वीर को पोस्ट किया। तस्वीर में पीएम मोदी गंगा में स्नान करते वक्त हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में हैं। चलिए सबसे पहले आपको पीएम मोदी के उस बयान को पूरा सुनाते हैं, जिसके बाद ब्लैक प्रोटेस्ट पर सियासी जंग शुरू हुई। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। पीएम मोदी के ब्लैक प्रोटेस्ट पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर पलटवार किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि काला धन लाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उन समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमलाजीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर पलटवार किया और लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। चलिए आपको बताते हैं ब्लैक प्रोटेस्ट पर सियासी जंग क्यों हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने 5 अगस्त के दिन शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जैसे बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे एक और अहम खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बुधवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। गुजरात में अपने चुनावी अभियान के तहत केजरीवाल ने लोगों को ये 5वीं गारंटी दी है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने सैकड़ों महिलाओं के सामने ये घोषणा करते हुए 1000 रुपए का महीना का भत्ता कोई रेवड़ी नहीं है, ये आपका हक है। जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए, ना कि स्विस बैंक में जाना चाहिए, ये कहते हुए इस गारंटी की घोषणा की है। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने 5वीं गारंटी की बात तो कह दी गई है और आप ये देखेंगे कि इतनी ज्यादा भीड़ अरविंद केजरीवाल के रोड शो में हर तरफ सिर्फ यहाँ पर आम नागरिक से लेकर आम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के नजर आ। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो में यहाँ पर तमाम जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे
उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही गुजरात में 5वीं गारंटी भी दे दी और महिलाओं से वादा किया गया है 1000 रुपए देने का, महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान भी किया है अरविंद केजरीवाल ने। और उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता के पास जाए ये ज्यादा अच्छा है, ना कि स्विस बैंक में जाए। तो इससे समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल आखिर किस तरीके से दिल्ली मॉडल को जब वो पंजाब में उन्होंने दोहराया और अब वो गुजरात में भी दिल्ली मॉडल के तर्ज पर ही तमाम गारंटी दे रहे हैं। तो वही अगली खबर की भी बात कर लेंगे। अडानी समूह के चेयरमैन और एशिया के टॉप अरबपतियों में शामिल गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। उनकी सुरक्षा में अब कुल 33 जवान तैनात रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आईबी के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है। तो वहीं जरूरी जानकारी ये भी है कि Z+ सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च को गौतम अडानी खुद वहन खर्च करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसे जारी रखने का निर्देश दिया गया था। हालांकि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी Z+ सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च को खुद वहन करते हैं और अब आप देखेंगे गौतम अडानी भी जो है खुद ही इसमें खर्च करेंगे। उनको Z+ सिक्योरिटी देने की बात की गई है। तो सुरक्षा में अब कुल 33 जवान तैनात रहेंगे। आईबी के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब बात अगली और अहम खबर की। सालों से नगर निगम का हाउस टैक्स का भुगतान न करने पर नगर निगम की टीम ने कानपुर के बहुचर्चित Z स्क्वायर मॉल पर शिकंजा कसा है। नगर निगम के आला अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे। नगर निगम की टीम को देखते ही देखते मॉल में हड़कंप मच गया और मॉल के जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत का प्रयास किया। तो वही अधिकारियों ने मॉल पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2016 से नगर निगम का हाउस टैक्स नहीं दिया गया है। मॉल पर लगभग 53 लाख रुपए का बकाया है। जब नगर निगम कार्रवाई करता है तो मॉल मालिक कुछ पैसा देकर और कोर्ट का हवाला देकर मामले को दबा देते हैं। नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है और जल्द से जल्द इस बकाया रकम को जमा करने की चेतावनी भी अब दी है। तो कानपुर के मॉल पर शिकंजा कसा गया है। नगर निगम का करीब 53 लाख बकाया है और इस मामले में नगर निगम की टीम के पहुंचने पर मॉल में हड़कंप मच गया। कानपुर के मॉल की ये जानकारी है, ये खबर कानपुर के मॉल की है, जहां पर लंबे समय से बकाया है और अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। तो नगर निगम का करीब 53 लाख रुपए बकाया है, जिसको देखते हुए हर बार ये कहा जाता है कि इसका भुगतान किया जाए, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। स्क्वायर मॉल जो कि काफ़ी मशहूर मॉल है और सिटी के बीच में ये मॉल पड़ता है, लेकिन ये मॉल अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, जिसके चलते नगर निगम वाले परेशान हैं। कई लाख रुपए, लगभग 53 लाख रुपए बकाया, इसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते अब नगर निगम की जो टीम है वो ही पहुंच गई स्क्वायर मॉल के पास और यहां पर जो मॉल के मालिक हैं वो बात करते नजर आए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सबसे खास त्योहार की। आज देश भर में भाई बहन का टूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी आज और ऐसे में लंबी आयु की कामना भी करती हैं। भाई बहन को देते हैं रक्षा का वचन। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा भी दिया है। इन तीनों ही राज्यों की सभी रोडवेज बसों में महिलाएं निःशुल्क यानी कि फ्री में यात्रा कर सकेंगी। यूपी की योगी सरकार ने बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा 48 घंटों के लिए दी है, यानी कि 2 दिन महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी रोडवेज की बसों में। 1 भी रुपए नहीं देना होगा, क्योंकि बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए दूर दूर तक जाती हैं और इसमें उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह फैसला किया है। उत्तराखंड में भी यही फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे के लिए यह फैसला लिया गया है। तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है। ये त्योहार
और इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि बहनें भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन लेती हैं, साथ ही लंबी आयु की भी वो कामना करती हैं। तो देश भर में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है और रंग बिरंगी राखियों से पूरा बाजार सजा हुआ है। अब बात अगली खबर की करेंगे। देश भर में तिरंगा यात्रा का जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अतीत के गौरव, वर्तमान के लिए प्रतिबद्धता और भविष्य के सपनों की प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। लखनऊ में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के सचिव ने झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। तो वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड के बुंडू के तैमारा स्थित पोस्ट ऑफिस पर डाक कर्मियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा रैली निकली और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देश के हर कोने में जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ तिरंगा ही नजर आएगा, क्योंकि तिरंगा अभियान का जिक्र पीएम मोदी ने ही किया और फिर इस चीज की अपील उन्होंने देशवासियों से की कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, हर घर तिरंगा, यानी कि अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। और इस बार जो ये महोत्सव है, इस बार जो आजादी का ये महोत्सव है, उसको धूमधाम से मनाया जाए। इसी को देखते हुए देशवासी जो है बेहद ही उत्साहित है, तिरंगा खरीद रहा है हर कोई। बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है और ऐसे में हर कोई अपने घर से लेकर अपने वाहन तक में तिरंगा लगाते नजर आ रहा है। तो तिरंगा देश की एकता है, अखंडता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तिरंगा यात्रा को लेकर हर तरफ जोर शोर है। और फिलहाल 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है।